हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट किया था छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, जिसका हमने पार्ट 1 देखा है, पार्ट 2 देखा है, पार्ट 3 देखा है। आज हमें पार्ट 4 देखना है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, ये आपका यदि आप ADEO एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो उसमें भी ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ABEO एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो उसमें भी इम्पोर्टेंट है। प्यून के लिए प्रिपेयर करें तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब कि CGPSC एवं CG व्यापम द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करे होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि पंचायती राज से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी एग्जाम के लिए आपके लिए ये उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम क्या देख रहे थे? तो हम देख रहे थे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 2। अध्याय 2 में हमने क्या स्टार्ट किया था? तो अध्याय 2 में हमने स्टार्ट किया था, हमारा अध्याय 2 का शीर्षक है, चैप्टर 2 का शीर्षक है ग्राम सभा। ग्राम सभा की धारा 6 हमने स्टार्ट किया था। धारा 6 में ग्राम सभा की बैठक के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा की बैठक के बारे में चर्चा है, ठीक है, मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, जिसके अंतर्गत हमने इसका धारा 6 की उपधारा 1 को देखा एवं उपधारा 2 को देखा है। आज हमें कहाँ से देखना है? तो आज हमें उपधारा 3 देखना है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे और याद भी करके आएंगे कि हमने कल क्या क्या देखा है। तो चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये देखा कि ग्राम सभा की बैठक कब होगी? तो 3 महीने में कम से कम एक बार इनकी बैठक होगी, ठीक है। ये हमने देखा था, कम से कम 3 महीने में एक बार। और कब हो सकती है इनकी बैठक? यदि 1/3 कुल संख्या, ग्राम सभा की कुल संख्या के 1/3 सदस्य यदि लिखित रूप से मांग करते हैं तो भी बैठक हो सकती है, ठीक है। साथ में यदि जिला परिषद, कलेक्टर, जनपद पंचायत, जिला परिषद या फिर कलेक्टर यदि मांग करते हैं कि बैठक होनी चाहिए तो मांग के 30 दिनों के भीतर भी बैठक हो सकती है। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था कि कोरम कितने अनिवार्य रहते हैं बैठक के लिए? तो हमने क्या पढ़ा था? कुल संख्या का 10वां हिस्सा, यानी कि 1/10 जो है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा फॉर्म कोरम, ठीक है। जिसमें कि 1/3 कौन होता है? तो 1/3 महिला सदस्य होती हैं। ये हमने कल देखा है, ठीक है। यदि कोरम नहीं होता है तो जिम्मेदारी किसकी होती है कि कोरम की पूर्ति होनी चाहिए? तो कोरम की पूर्ति के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? तो पंच एवं सरपंच एवं पंच जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। यदि कोरम नहीं है तो कौन कौन से मुद्दे नहीं चर्चा में लिए जा सकते हैं? तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि चर्चा में नहीं आ सकते हैं, जो कि स्थगित बैठक में, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो कि स्थगित बैठक में नहीं स्टार्ट किए जा सकते हैं? तो हमने क्या देखा था? तो वार्षिक कार्य योजना, ठीक है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए एक बार और मैं आपको रिपीट कर रही हूँ जिससे आप लोग भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा? एनुअल वर्किंग प्लान, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द बेनिफिशियरी, लाभार्थियों का चयन। और क्या हमने देखा था? तो हमने देखा था एनुअल बजट। क्या देखा था? एनुअल बजट मतलब होता है वार्षिक बजट। फिर लेखा परीक्षा हमने देखी थी, एनुअल रिपोर्ट। और क्या हमने देखी? तो हमने देखा था प्रशासनिक रिपोर्ट, एनुअल अकाउंट्स देखा हमने। और क्या हमने देखा? तो हमने देखा है वार्षिक लेखा, एनुअल रिपोर्ट्स मतलब वार्षिक लेखा। और क्या हमने देखा? तो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट क्या होता है? प्रशासनिक रिपोर्ट। तो ये सभी, जैसे कि वार्षिक कार्य योजना हो गया, लाभार्थियों का चयन हो गया, फिर उसके बाद एनुअल बजट हो गया, फिर उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट हो गया। तो ये सभी मुद्दे स्थगित बैठक में नहीं लिए जा सकते हैं। कब ये मुद्दे कब
आ सकते हैं चर्चा में, तो ये मुद्दे तभी आ सकते हैं जब अपेक्षित कोरम रहेगा, यानी कि कुल संख्या, ग्राम सभा की कुल संख्या का यदि कम से कम 10वां हिस्सा यदि मौजूद रहता है किसी भी बैठक में, तब जाकर के ये विषय, इन विषयों पर चर्चा होती है, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आइए अब हम देखते हैं कि धारा 6 की उपधारा 3 पे आज हम चर्चा करते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। तो धारा 6 का उपधारा 3 है ये, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 का सबसेक्शन 3 है। इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सरपंच टू कन्वीन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एट रेगुलर इंटरवल्स एज स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट, एंड इन केस ऑफ हिज फेलियर टू डू सो ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ सरपंच। क्या बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ग्राम सभा की, प्रश्न पूछा जा सकता है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। किसकी होती है? सरपंच की होती है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सरपंच की है। ठीक है, और यदि वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो क्या बताया जा रहा है, तो सरपंच के पद पर रहने के लिए वे अयोग्य हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम 3 महीने में तो एक बार आपको बैठक करवानी ही है ग्राम सभा की, और यदि आप बैठक नहीं करवा पा रहे हो तो आप इस पद पर भी बने रहने के लिए अयोग्य साबित हो रहे हो। आप मतलब सरपंच है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया। बशर्ते कि ग्राम सभा की लगातार 3 बैठकों में गणपूर्ति के अभाव में पंच सरपंच को नोटिस तामील किया जाएगा और ग्राम सभा की अगली 2 बैठकों में कोरम पूरा करने के लिए उन्हें 2 और अवसर प्रदान किए जाएंगे। ऐसा न करने पर पदाधिकारी को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। पदाधिकारी हमने क्या देखा, तो पदाधिकारी को हमने देखा था कौन होता है, ऑफिस बेयरर। पंच हो गए, सरपंच हो गए, उप सरपंच हो गए, और कौन हो गया, तो ये किसके संबंध में, तो ये ग्राम पंचायत के संदर्भ में, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के संदर्भ में हमने क्या देखा, तो सदस्य हो गए, मेंबर हो गए, और कौन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए और प्रेसिडेंट, सदस्य हो गए, उपाध्यक्ष हो गए एवं अध्यक्ष। सिमिलरली जिला पंचायत के संदर्भ में भी वही होते हैं, यानी कि पदाधिकारी बोला गया तो इनसे हमें समझना है। कहाँ पे हमने देखा है, तो हमने इन सभी को देखा है धारा 2 में देखा है, जहां पे हमने परिभाषाएं देखी हैं। यहाँ पे मैं अध्याय 1 की धारा 2 बताना चाह रही थी आपसे। ठीक है, हमने चैप्टर 1 के कहाँ पे देखा है, तो सेक्शन नंबर 2 में देखा है। क्लियर है आप लोगों को? इतनी चीजें यहाँ पे मैं आपको पदाधिकारी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, ऑफिस बेयरर के बारे में बताया है। आइए ये मुद्दा यहाँ पे जो लिखा है, ये क्या बोलना चाहता है हमसे, ये बताना, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कोरम इन 3 consecutive meetings of the Gram Sabha, notice shall be served on the Panch Sarpanch and 2 more opportunities shall be provided to him to fulfill quorum in the next 2 meetings of the Gram Sabha. In case of failure to do so, proceedings shall be initiated for the removal of the office bearer. यहाँ पे क्या बोला गया, पहले तो यहाँ पे क्लियरली वो बोले हैं कि बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो बैठक बुलाने की जिम्मेदारी है सरपंच की। यदि वो ऐसा करने में यदि विफल होते हैं तो क्या किया जाएगा, तो वे अपने पद में बैठने पर भी अयोग्य साबित हो जाते हैं। यानी कि जब आप मीटिंग ही नहीं करवा सकते हो तो फिर जाओ यहाँ से, टाटा बाय बाय है आपका, कोई जरूरत नहीं है आपकी। बशर्ते क्या बोला गया है, तो बशर्ते बोला गया है कि ग्राम सभा की लगातार 3 बैठक यदि हो रही है ना, लगातार 3 बैठक हो रही है और 3 बैठक में गणपूर्ति का यदि अभाव है, गणपूर्ति का यदि अभाव है, क्योंकि गणपूर्ति पूर्ण करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो पंच सरपंच की होती है। और यदि गणपूर्ति का अभाव है तो क्या किया जाएगा, पंच सरपंच को एक नोटिस फॉरवर्ड किया जाता है, दिया जाता है, सर्व किया जाता है। ठीक है, और उनको मौका दिया जाता है कि अगली दो बैठक पे आपको मौका दिया जा रहा है कि अगली 2 बैठक पे आप क्या करो, अगली 2 बैठक पे आप कोरम बिल्कुल बुलवा लो। ये कोरम मतलब कि ग्राम सभा की कुल संख्या का कम से कम 10वां हिस्सा, 1/10 of the total number of members of the ग्राम सभा फॉर्म कोरम।
उसमें से आपको 2 बैठक में आपको मौका दिया जा रहा है कि 2 बैठकों में कोरम पूरा करने के लिए उन्हें कितना मौका दिया गया, तो उन्हें 2 मौका दिया जा रहा है, उन्हें 2 मौका और दिया जाएगा। और यदि वो वैसा भी नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या किया जाएगा, तो उनको उनके पद से हटाने की कार्यवाही फिर की जाएगी। यानी कि पहले ही बार में नहीं हटा दिया कि नहीं तुम ना मीटिंग नहीं बुला पा रहे हो, ठीक है तुम जाओ अपने पद से हट जाओ, तो ऐसा नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि लगातार 3 बैठक में यदि कोरम मौजूद नहीं है तो पंच सरपंच को नोटिस तामील की जाती है और उन्हें मौका दिया जाता है कि अगली 2 बैठक में आपको 2 मौका और प्रदान किया जा रहा है जहां पे आप कोरम बुलवा लीजिए। और यदि ऐसा करने पे भी ये विफल होते हैं तब इनके खिलाफ में क्या होगा, तब जाकर के इनके खिलाफ में इनको हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। क्लियर है आप लोगों को, इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए हम लोग आगे क्या बताया जा रहा है। परंतु इस उपधारा के अधीन विहित प्राधिकारी मतलब निर्धारित प्राधिकारी कौन होते हैं, जिसे राज्य सरकार इस कार्य हेतु निर्धारित करती है। ठीक है, विहित प्राधिकारी। परंतु इस उपधारा के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा सरपंच को सुनवाई का युक्त अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि बस कभी भी मन किया कि नहीं तुम ना मीटिंग नहीं बुला पा रहे हो, तुम कोरम को फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो तुम हट जाओ अपने पद से। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला गया। बोला गया कि अगली 2 बैठक में तुमको और 2 अवसर हम दे रहे हैं, बुला लो। नहीं हो पाए तब जा करके क्या किया जा रहा है, तब उनके खिलाफ में कार्यवाही की जा रही है। लेकिन अगेन यहाँ पे बोला गया है कि जब तक इन्हें सुना नहीं जाएगा, इसका मतलब उन्हें समय दिया जाता है, समय साथ में कि ठीक है आपको अपनी सफाई में क्या बोलना है बोल लीजिए। क्या लिखा हुआ है, सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान किया जाता है। जैसे कि आपने आपने मूवीज में देखा होगा, आपने टीवी में देखा होगा कि क्या बोला जाता है कि आपको अपनी सफाई, कोई भी मुजरिम रहता है तो क्या बोला जाता है कि आपको अपनी सफाई में क्या कहना है। तो बस वैसा ही है कि आपको तो हम आपके पद से हटा रहे हैं, पंच सरपंच को बोला गया आपको तो हम आपके पद से हटा रहे हैं क्योंकि आप ये कार्य करने में विफल रहे हैं, लेकिन आपको कुछ अपनी सफाई में कुछ कहना है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नो प्रोसीडिंग्स यहाँ पे होती है। नो ऑर्डर शैल बी पास्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड ऑफिसर अंडर दिस सबसेक्शन अगेंस्ट द सरपंच विदाउट गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। क्लियर है आप लोगों को? आइए आगे देखते हैं। अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा है धारा 6 की उपधारा 3 तक हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं धारा 6 की उपधारा 4। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 का सब सेक्शन 4 अब हम देखने जा रहे हैं। क्या बताया गया है, तो मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा शाल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय सरपंच और इन द एब्सेंस ऑफ द सरपंच बाय उप सरपंच। यदि क्या बताया गया, आप प्रश्न कैसे आ सकता है आपके एग्जाम में, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, सरपंच करते हैं। यदि सरपंच अनुपस्थित है तो ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो अनुपस्थिति के केस में उप सरपंच के द्वारा ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया? कहीं पे कुछ ना समझ में आया ना तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। फिर क्या बताया गया है, सरपंच और उपसरपंच दोनों की अनुपस्थिति यदि रहती है, अनुपस्थिति रहने की स्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम सभा के सदस्य द्वारा की जाएगी, जिसे बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इस उद्देश्य के लिए चुना जाएगा। यहाँ पे हम समझते हैं क्या बताया गया है। पहली बात बताया गया कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। आपसे प्रश्न बनता है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, साथ में बोलो कौन करेगा, सरपंच करेंगे। कौन करेगा, सरपंच करेंगे। यदि सरपंच नहीं है तो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा, तो उप सरपंच करेंगे, उप सरपंच करेंगे। यदि दोनों ही अनुपस्थित हैं, सरपंच एवं उप सरपंच अनुपस्थित हैं, तो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो ग्राम सभा की अध्यक्षता तब करेंगे सदस्यों से जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं और जो कि बैठक में उपस्थित हैं, जो कि बैठक में उपस्थित हैं, उनमें से ही किसी एक को क्या किया जाएगा, किसी एक को अध्यक्षता के लिए चुन लिया जाता है।
किस तरीके से चुना जाता है? तो बहुमत द्वारा चुना जाता है। किस तरीके से चुना जाता है? बहुमत द्वारा चुना जाता है। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इन द इवेंट ऑफ द बोथ सरपंच एंड उप सरपंच बीइंग एब्सेंट, द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। बाय द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। बाय द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा टू बी इलेक्टेड फॉर द पर्पस बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग। यानी कि बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के द्वारा जो भी सदस्य आए हुए हैं उनमें से किसी एक को अध्यक्षता के लिए चुन लिया जाता है। क्लियर है आप लोगों को? आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है। कहाँ पे आ गए हैं हम? सेक्शन नंबर 6 के सब सेक्शन 5 में है। धारा 6 की उपधारा 5 में आ गए हैं। If any dispute arises as to whether a person is entitled to attend a meeting of the Gram Sabha, the same shall be decided by the person presiding regard being had to entry in the list of voters of the Gram Sabha area, and his decision shall be final. क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, कैसा विवाद? कैसा विवाद? यदि कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो कैसा विवाद? क्या कोई व्यक्ति ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने का हकदार है? बोले ना कि बैठक हो रही है, क्या देख रहे हैं हम लोग? हम लोग देख रहे हैं ग्राम सभा की धारा 6 क्या है? ग्राम सभा की बैठक, मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। तो बैठक से ही संबंधित कोई मुद्दा होगा, विवाद होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया? विवाद। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने का अधिकार है, तो इसका निर्णय कौन करे? तो इसका निर्णय कौन करे? तो उसका निर्णय ग्राम सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में प्रविष्टि के संबंध में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। क्या बोला गया है? उसका निर्णय ग्राम सभा क्षेत्र के मतदाताओं की सूची में प्रविष्टि के संबंध में अध्यक्षता करने वाले। The same shall be decided by the person presiding regard being had to entry in the list of the voters of the ग्राम सभा area। कौन अब ये डिसाइड करेगा कि कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा की बैठक के लिए पात्र है या नहीं? तो बताया गया ऐसा निर्णय उस ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में, ठीक है, मतदाता सूची में, उस ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रविष्टि के संबंध में जो अध्यक्षता कर रहा है कि ये मतदाता सूची में यदि जैसे कि बोला जाता है ये डिपार्टमेंट्स पूरे बांट दिए जाते हैं, अब ये डिपार्टमेंट का हेड ये है, ये डिपार्टमेंट का हेड ये है, तो यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि मतदाता सूची में जो यदि जो कार्य देख रहा है, क्या देख रहा है? जो प्रिसाइड कर रहा है किसको? तो एंट्री इन द लिस्ट ऑफ द वोटर्स ऑफ द ग्राम सभा एरिया एंड हिज डिसीजन शैल बी फाइनल। यहाँ पे हम मान करके चलते हैं। लेट्स से आप एग्जाम्पल से समझिए, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 है। यहाँ पे बच्चा कोई लेट आया है, कोई आज लेट से आया है, तो बोला गया कौन डिसाइड करेगा कि बच्चा क्लास में बैठेगा कि नहीं? तो बोला जा रहा है कि इनकी क्लास 1 की क्लास टीचर डिसाइड करेगी कि वो बच्चा क्यों क्लास, पहली क्लास किसकी है? तो पहली क्लास जो है क्लास टीचर की है, तो वही वहां की क्या है? अध्यक्ष हुई। वो डिसाइड करेंगी कि ये बच्चा लेट से आया है तो वो क्लास में आज बैठेगा कि नहीं बैठेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे जो मतदाता सूची की प्रविष्टि के संबंध में जो अध्यक्षता कर रहे हैं जो व्यक्ति, उनका ही निर्णय अंतिम होगा और वही निर्णय लेंगे कि क्या कोई व्यक्ति ग्राम सभा की बैठक में बैठने का हकदार है या नहीं, भाग लेने का हकदार है या नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे देखिए हम लोग आगे क्या बताया जा रहा है, आइए देखते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, इट शैल बी ओपन टू द ग्राम सभा टू डिस्कस एनी मैटर रिलेटिंग द फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत शैल कैरी आउट रिकमेंडेशन मेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के कार्यों से संबंधित किसी भी मामले पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा खुला होगा और ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करेगी। बोला गया ना बैठक हो रही है, बिल्कुल बैठक हो रही है। बोले कौन कौन से मुद्दे हम यहाँ पे डिस्कस करें? बोले कोई सा भी, किसी पे भी चर्चा कर लीजिए, बैठक हो रही है, किसी भी मामलों पर आप चर्चा कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है कि नहीं केवल ये कि इन पर चर्चा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंडीशन भी बता दी गई थी। क्या बता दी गई थी? कि कोरम होना चाहिए, कोरम होना चाहिए। और कंडीशन ये बता दी गई, यदि
कोरम है तो ये मुद्दे लिए जाएंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया, जैसे कि वार्षिक कार्य योजना, लाभार्थियों का किस तरीके लाभार्थियों का चयन करना है, एनुअल बजट बनाना है, ठीक है, वार्षिक बजट की बात हो गई, लेखा परीक्षा की बात हो गई, प्रशासनिक रिपोर्ट की बात हो गई, साथ में जो वार्षिक रिपोर्ट की बात है। तो ये मुद्दे केवल और केवल जब अपेक्षित गणपूर्ति होती है तभी ये मुद्दे ये चर्चा के विषय बनते हैं, अदरवाइज नहीं बनते हैं। तो बोले कि आप ग्राम सभा की बैठक करें तो आपको जो चर्चा करनी है कर लीजिए, पूरा सब चर्चा के लिए ये ग्राम सभा खुला है। ठीक, बिल्कुल चर्चा हो गई, ये लोग ग्राम सभा की बैठक भी हो गई, चर्चा भी हो गई। अब जिन मुद्दों पर इन्होंने बात की है, अब ग्राम पंचायत क्या करेंगी, तो ग्राम पंचायत उन जो भी चर्चा की गई है तो उन सभी चर्चाओं पर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा द्वारा की गई सभी सिफारिशों को लागू करेंगे। सभी सिफारिश को क्या करते हैं, लागू करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक गांव में ग्राम सभा हो सकती है, हमने कल देखा था ना, बिल्कुल देखा था। ठीक है, समझ में आया। आइए देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या बताया जा रहा है। 7 में आ गए। 7 में मतलब किसके साथ में आए हम लोग, धारा 6 की, यानी कि सेक्शन 6 का सबसेक्शन 7 है ये, धारा 6 की उपधारा 7 है ये। ठीक, क्या है, एनी डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द ग्राम सभा और एनी मैटर कंसर्निंग मोर देन 1 ग्राम सभा comprised within the area of the gram panchayat and all matters relating to subsection 2 of section 7 shall be brought before a joint meeting of all the gram sabhas of that gram panchayat। ग्राम सभा के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या ग्राम पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक से अधिक ग्राम सभा से संबंधित किसी भी मामले और धारा 7 की उपधारा 2 से संबंधित किसी भी मामले को उस ग्राम पंचायत के सभी ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक के समक्ष लाया जाएगा। हम मान करके चलते हैं कि ये ग्राम सभा है, यहाँ पे कोई विवाद उत्पन्न हो गया है। क्या हुआ है, तो कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, ग्राम सभा के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, ठीक है, या ग्राम पंचायत, ये है ग्राम पंचायत क्षेत्र, ये क्या है, ग्राम पंचायत क्षेत्र है, ग्राम पंचायत क्षेत्र। ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत शामिल एक या एक से अधिक ग्राम सभा से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि कोई मामला है तो, पहली बात तो ग्राम सभा में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, ग्राम सभा की बैठक हुई, यदि कोई विवाद उत्पन्न हो गया है तो, या फिर ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत एक या एक से अधिक ग्राम सभाओं के बीच में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो गया है, साथ में धारा 7 की उपधारा 2, जो कि हम नहीं जानते कि क्या है, जब हम पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, वहां पे मैं आपको रेफरेंस बता दूंगी कि याद करो, हमने वहां पे देखा था, आपको याद आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। यदि आप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में हो, आपको सब चीज याद हो जाएगा, वीडियो देखते देखते याद होगा आपको, टेंशन नहीं लेना आपको, नहीं ये चीज समझ में नहीं आ रहा, या ये चीज, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बताना चाहती हूँ, यदि ग्राम सभा की बैठक में कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, या फिर ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर आने वाले एक या एक से अधिक ग्राम सभा के से संबंधित कोई मामला है, या फिर धारा 7 की उपधारा 2 के तहत जो भी मामला है, तो उसको अब उसका निपटान कैसे किया जाए, उसका निपटान किया जाएगा ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक के माध्यम से, ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक के माध्यम से, यानी कि ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत, ज्वाइंट मीटिंग ऑफ ग्राम सभाज ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम सभा ऑफ दैट ग्राम पंचायत। ठीक है, ज्वाइंट मीटिंग, क्यों, क्योंकि ये बोल देंगे हम सबसे बड़ी ग्राम सभा, ये बोलेंगे हम सबसे बड़े। अब विवाद तो उनमें ही हो रहा है ना, एक गांव में क्या बताया गया कि प्रत्येक गांव में ग्राम सभा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो लेकिन क्षेत्र बड़ा है, ग्राम सभा तो गांव तो बहुत सारे हो सकते हैं, क्या है, कैसे वार्ड का विभाजन कैसे होना है, क्या होना है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं जिससे आपको चीजें याद हो सके। आप अपने पूर्व ज्ञान से यदि आप देखोगे कि नहीं यहाँ पे ऐसा होता है, वहां पे ऐसा होता है, तो वो सीक्वेंस आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे हम क्या कवर कर रहे हैं, कि पूरा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम पूरा कवर कर रहे हैं, तो आप लोगों को बीच से नहीं पकड़ना है किसी भी चीज को, जो हम पूरा क्रम से चल रहे हैं तो उसी तरीके से हमें याद भी करना है। ठीक है, तो कैसे ये निर्णय लिया जाएगा, यदि किसी भी प्रकार का विवाद है, यदि पूछा जाता है, तो आपको क्या याद रखना है कि ग्राम सभा की संयुक्त बैठक के माध्यम से किसी भी विवाद का निपटान किया जाता है। ठीक है, समझ में आया, आगे देखिए।
आगे कहां पे आ गए हम, धारा 6 की उपधारा 8 में आ गए हैं। द डिसीजन टेकन एट द ज्वाइंट मीटिंग शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन टेकन बाय ईच ऑफ द ग्राम सभा। बोला गया संयुक्त बैठक हुई है, निर्णय ले लिया गया है, निर्णय ले लिया गया। अब हम क्या माने कि कौन सी ग्राम सभा ये निर्णय ली है, ये तो संयुक्त बैठक है। हम क्या जानेंगे कि ये कौन सी ग्राम सभा ली है ये निर्णय, तो बोले कि ये जो संयुक्त बैठक हो रही है ना, ऐसा मानो कि ये प्रत्येक ग्राम सभा का ही निर्णय है, ऐसा मानो कि ये प्रत्येक ग्राम सभा का निर्णय है। यहाँ पे ये नहीं आपको बिल्कुल डाउट करना है कि कौन सी ग्राम सभा का निर्णय है, क्योंकि ये संयुक्त बैठक है, ज्वाइंट मीटिंग है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे। धारा 8 में दिया हुआ है, धारा 6 की उपधारा 8 में क्या दिया हुआ है, तो ऐसा मान करके चलो कि ये प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया है। जो निर्णय संयुक्त बैठक में लिया जाएगा वो निर्णय माना जाता है कि ये निर्णय प्रत्येक ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया गया है। क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है। अब तक हमने क्या कंप्लीट किया है, अब तक हमने धारा 6 तक देख लिया। आ जाओ अब धारा 7 में, धारा 7 में सेक्शन नंबर 7 में आ जाओ। सेक्शन नंबर 7 किससे संबंधित है, तो पावर्स एंड फंक्शंस एंड एनुअल मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। शक्तियां और कार्य, शक्तियां और कार्य और ग्राम सभा की वार्षिक बैठक, ग्राम सभा की वार्षिक बैठक, शक्तियां और कार्य और ग्राम सभा की वार्षिक बैठक। आइए देखते हैं, समझते हैं। सब सब्जेक्ट टू द रूल्स, एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या बताया जा रहा है, सब्जेक्ट टू द रूल्स विच द स्टेट गवर्नमेंट may make in this behalf and subject to the general or specified orders as may be issued by the state government from time to time. The Gram Sabha shall have the following powers and functions, namely, हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से पावर्स एंड फंक्शन है, तो बस ये बताया गया है। आइए हम जानते हैं कि ग्राम सभा के पास में कौन कौन सी शक्तियां एवं कार्य हैं। ठीक है, क्या बताया गया, सबसे पहले क्या बताया गया, टू ले डाउन द प्रिंसिपल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कीम्स एंड देयर प्रायोरिटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। गांवों के आर्थिक विकास के लिए योजना की पहचान और उनकी प्राथमिकता के सिद्धांतों को निर्धारित करना। ठीक है, ये प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर हमसे कैसे पूछ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, शक्तियां एवं कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो पहला शक्ति एवं कार्य की यदि हम बात करें तो क्या है कि गांव के आर्थिक विकास के लिए योजना की पहचान और उनकी प्राथमिकता के सिद्धांतों को निर्धारित करना। ठीक है, फिर क्या है, आगे आइए देखते हैं। To approve all plans including annual plans, programs and projects for social and economic development before such plans, programs and projects are taken up for implementation by the ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को लागू करने से पहले सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए वार्षिक योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं सहित सभी योजनाओं को मंजूरी देना। पहले क्या बताया गया, पहले क्या है इनका कार्य, पहले कौन सी शक्तियां हैं, आर्थिक विकास की योजना की पहचान करेंगे एवं उनके प्राथमिकता के सिद्धांत को निर्धारित करेंगे। फिर क्या कर रहे हैं, फिर मंजूरी दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, मंजूरी दे रहे हैं। ठीक है, अप्रूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मंजूरी देने का अब कार्य कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वही लिखा हुआ है कि परियोजनाओं को लागू करने से पहले सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए वार्षिक योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं सहित सभी योजनाओं को मंजूरी देंगे। ये क्लियर है आप लोगों को? आगे देखिए हम लोग, आगे क्या बताया गया, अप्रूव कर रहे हैं प्लान को। क्या मंजूरी देना मतलब क्या होता है, अप्रूव, टू अप्रूव द प्लान्स। फिर क्या है, टू कंसिडर द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड मेक रिकमेंडेशन देयर ऑन। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार करना और उस पर सिफारिश करना। जो अंडरलाइन है केवल उतना ही यदि आप याद कर लेंगे तो मोर देन इनफ है, बहुत कुछ मतलब याद हो रहा है हमें। वार्षिक बजट पर विचार करना और उस पर क्या करना है, सिफारिश देने का कार्य है। फिर क्या है, टू कंसिडर रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा और लेखाओं की रिपोर्ट पर विचार करना।
ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा और लेखाओं पर क्या करना है, लेखाओं की रिपोर्ट पर विचार करने का इनको कार्य है। फिर क्या है, टू ascertain एंड सर्टिफाई द प्रॉपर यूटिलाइजेशन बाय द ग्राम पंचायत ऑफ द फंड्स फॉर प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स रेफर टू इन क्लॉज बी। खंड ख में निर्दिष्ट, ये मैटर नहीं करता कहाँ पे निर्दिष्ट है कहाँ नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। जो कि यहाँ पे मैं एक बार दिखा भी देती हूँ, खंड ख में क्या दिया हो, यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। क्या है, मंजूरी दे रहे हैं ना, बिल्कुल सभी कार्यक्रम परियोजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं, तो वही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ग्राम पंचायत द्वारा मंजूरी दिए हैं, तो मंजूरी देने बस से होता है क्या, नहीं, पैसे भी तो लगते हैं। तो क्या बोला गया, तो सभी निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ग्राम पंचायत द्वारा निधियों के उचित उपयोग का पता लगाना और प्रमाणित करना। मंजूरी तो दे दिए, कैसे की जाएंगी ये सभी योजना, परियोजना और कार्यक्रम कैसे किए जाएंगे, तो निधियों के उचित उपयोग का पता लगाएंगे और प्रमाणित भी करेंगे। टू ascertain एंड सर्टिफाई प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स बाय द ग्राम पंचायत, ठीक है। फिर क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड सिलेक्ट पर्सन एज बेनिफिशियरीज अंडर प्रॉपर्टी एलिवेशन एंड अदर प्रोग्राम्स। संपत्ति उपशमन और अन्य कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की पहचान करना और उनका चयन करना। यानी कि हम यहाँ पे यदि बात करें तो क्या बताया गया, लाभार्थियों का चयन करना, लाभार्थियों की पहचान एवं चयन करना, ये इनका कार्य है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया गया, लाभार्थियों को निधियों और परिसंपत्तियों का उचित उपयोग और संवितरण सुनिश्चित करना। निधियों का बिल्कुल मंजूरी दे दिए हैं, यहाँ पे क्या किए हैं, यहाँ पे बिल्कुल पहचान किए हैं, चयन किए हैं, कौन लाभार्थी, पहले तो योजनाओं की मंजूरी हो गई, यहाँ पे लाभार्थियों का चयन हो गया। फिर उसके बाद में क्या बताया गया है, अब क्या किया जा रहा है, क्या उचित उपयोग हो रहा है, क्या निधियों का उचित उपयोग हो रहा है, तो बस वही लिखा हुआ है। तो लाभार्थियों को निधियों और परिसंपत्तियों का उचित उपयोग और संवितरण सुनिश्चित करना। फिर क्या है, समुदाय कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को लामबंद करना। टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स एंड एसेट्स टू द बेनिफिशियरीज। क्या करना है, इंश्योर करना है कि प्रॉपर यूटिलाइज किया जा रहा है कि नहीं, प्रॉपरली डिसबर्स हो रहा है कि नहीं फंड्स, ठीक है। फिर क्या है, टू मोबिलाइज पीपल फॉर कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स, यानी कि क्या करना है, लामबंदी करना है। मैंने आपको बार बार बताया, मोबिलाइज मतलब क्या, एकजुट करना है, सबको सम्मिलित करना है, सबको साथ में लाना है, ये होता है लामबंदी, मोबिलाइज करना। तो समुदाय कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को लामबंद करना है, ठीक। फिर क्या है, टू एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन of people in implementation, maintenance and equitable distribution of benefits of development schemes in the village। गांव के विकास योजनाओं के लाभों के कार्यान्वयन, रख रखाव और समान वितरण में लोगों की सक्रिय भागीदारी को क्या करना है, सुनिश्चित करना है कि यानी कि सब कुछ हो रहा है। अब आइए भाग तो लीजिए, तब जाकर के तब सब कार्य होते हैं। तो गांव के विकास योजनाओं के लाभों के कार्यान्वयन, रखरखाव और समान वितरण में लोगों की अब क्या करना है, सक्रिय भागीदारी को भी सुनिश्चित करना है। फिर क्या करना है, सक्रिय भागीदारी होगी कैसे, जब जनता जागरूक होगी। जब जनता जागरूक होती तो जागरूकता को बढ़ावा देना है, क्या करना है, जागरूकता को बढ़ावा देना है, यानी कि प्रमोट क्या करना है, जनरल अवेयरनेस अमंग्स द पीपल, ठीक। फिर क्या आ जाते हैं हम, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरीज इन सोशल सेक्टर्स ट्रांसफर टू और अपॉइंटेड बाय ग्राम पंचायत थ्रू दैट पंचायत। उस पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत को हस्तांतरित या नियुक्त सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखना है। क्या करना है, अब इन्होंने सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, सामान्य जागरूकता भी बढ़ा दिया हमने। अब क्या बताया गया है, तो अब बताया गया है कि उस पंचायत के माध्यम, यानी कि ये छत्रज्ञ है ना, जे का क्या है, सॉरी इया का ये फर्स्ट पॉइंट है, मैं छत्रज्ञ बोल दी थी, ज्ञानी वाला ज्ञा बोल दी थी, सॉरी मुझसे गलती हो गई है। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, इया का फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट आई नहीं है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है, जे का फर्स्ट पॉइंट है, ये
क्लियर है आप लोगों को? हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको डाउट ना हो कि ये कैसे ले लिया गया, यहाँ के बाद ये आई क्यों लिखा गया है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दी हूँ कि ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरीज इन सोशल सेक्टर ट्रांसफर्ड टू और अपॉइंटेड बाय द ग्राम पंचायत थ्रू दैट पंचायत। उस पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत को हस्तांतरित या नियुक्त सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखना भी इनका कार्य है, ठीक है। फिर आइए आगे देखते हैं और क्या कार्य बताया गया है, देख लीजिए। यहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक। तो वर्तमान समय में लागू संविधान और अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार गांव के क्षेत्र में भूमि, जल, वन सहित प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना है। अब पहले क्या किए हैं, तो पहले तो पदाधिकारियों का नियंत्रण किए, यानी कि संस्था और पदाधिकारियों को देखे हैं, ठीक है। उसको पूरा क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी कि कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, नियंत्रण कर रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है कि जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन मतलब भूमि, जल, वन, तो इस तरीके जितने प्राकृतिक संसाधन है अब उनका प्रबंधन करना है। क्या करना है, प्रबंधन करना है, मैनेज करना है। किसको, तो नेचुरल रिसोर्स को। नेचुरल रिसोर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट विद इन द एरिया ऑफ द विलेज in accordance with the provision of the constitution and other relevant laws from the time being in force। ये उतना मैटर नहीं करता है, यानी कि कैसे ये प्रबंधन कर सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों का, तो बोला गया है कि संविधान के तहत में जो भी नियम दिए हैं उसके अंतर्गत आप कर सकते हो, या फिर कोई अन्य कानून यदि प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है तो उसके माध्यम से आप प्रबंधन कर सकते हो। इतना दिया हुआ है, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे क्या बताया गया थर्ड पॉइंट में, तो लघु जल निकायों के विनियमन और उपयोग में ग्राम पंचायत को सलाह देना है। क्या करना है, ग्राम पंचायत को सलाह देने का भी कार्य है। टू एडवाइज द ग्राम पंचायत इन द रेगुलेशन एंड यूज ऑफ माइनर वाटर बॉडीज। माइनर वाटर बॉडीज जो लघु जल निकाय होते हैं, तो किस तरीके से उनका विनियमन करना है, किस तरीके से उनको रेगुलेट करना है और उपयोग करना है, यूज करना है, तो इसके संबंध में जो भी एडवाइस देनी है तो वो भी देने का कार्य इनका ही है। ग्राम पंचायत को सलाह देंगे, ठीक है। फिर क्या है, टू कंट्रोल लोकल प्लान्स, रिसोर्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सच प्लान्स। ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं, संसाधनों और व्यय को क्या किया जा रहा है, नियंत्रित किया जाएगा। ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं, संसाधनों और व्यय को नियंत्रित करने का कार्य है, ठीक। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, अब हम आ गए किस में आ गए हैं, हम के में आ गए हैं। क्या दिया गया, अब देखिए आपको यदि एडीईओ का एग्जाम निकालना है ना, एडीईओ का एग्जाम, आपको लग रहा होगा इतनी सारे कार्य है, इतनी सारी इनके पास में शक्तियां हैं, तो बिल्कुल यदि एडीईओ का एग्जाम निकालना है तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 30 नंबर का प्रश्न बनने वाला है उसमें से। अब 30, यहाँ तो लोग एक प्रश्न यदि बन रहा है तो पूरी एक बुक लोग पढ़ डालते हैं, आपको तो 30 प्रश्न, यानी कि पंचायत कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको इतना कम से कम आप लोगों को बस ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत आपसे से ज्यादा यदि क्वेश्चन बनेंगे तो प्रावधानों से बनेंगे, कि इसीलिए यदि आपने प्रावधान अच्छे से कर रखा है ना, बिल्कुल एक फुल कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए, नहीं मुझे तो ये आता है। यदि आपको नंबर भी इतने तरीके से याद नहीं है ना तो नो प्रॉब्लम, यदि आपने प्रावधान को पढ़ रखा है तो आप बहुत अच्छे से इसको पेपर को सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। आइए आगे क्या लिखा हुआ है, के में पहुंच गए हम। टू एक्सरसाइज एंड परफॉर्म सच अदर पावर्स एंड फंक्शंस as the state government may confer on or entrust under this act or any other law for the time being in force in the state। एवं ऐसी अन्य शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना और उनका पालन करना जो राज्य सरकार इस अधिनियम या राज्य में उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रदान कर सकती हैं या सौंप सकती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इतना तो कार्य हमने देख लिया, ये सब कार्य तो ये करेंगे ही, लेकिन यदि राज्य सरकार कोई कार्य सौंप रही है, यदि राज्य सरकार कोई कार्य सौंप रही है या फिर कानून के अंतर्गत कोई कार्य एवं कोई शक्तियां एवं कार्य दिए गए हैं तो वो उनका भी प्रयोग किया जाना है, यानी कि ये उनका भी पालन करेंगे। ऐसी अन्य शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना और उनका पालन करना जो राज्य सरकार इस अधिनियम या राज्य में उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रदान कर सकती है,
ठीक है आपको लोगों को, यानी कि इतने प्रावधान जो भी हमने इतना देखा, क्या देखा, तो शक्तियां एवं कार्य देखा। इसके अलावा भी यदि राज्य सरकार कोई कोई समय समय पर बताती है कि ये शक्तियां एवं क्या है, कार्य है, तो बिल्कुल वो भी उन्हीं के अंडर में हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए सेकेंड पॉइंट आ जाइए। फर्स्ट देख लिया हमने, सेकेंड में आ जाइए। ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा की वार्षिक बैठक बोला गया ना, क्या बोला गया था, हमने क्या देखा, तो ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य, और क्या था, वार्षिक बैठक लिखा था ना, तो वार्षिक बैठक आइए देखते हैं। तो ग्राम सभा की वार्षिक बैठक अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम 3 महीने पहले आयोजित की जाएगी और ग्राम पंचायत ऐसी बैठक के समक्ष रहेगी। The annual meeting of the Gram Sabha shall be held not less than 3 months prior to the commencement of the next financial year and the Gram Panchayat shall place before each meeting. क्या बताया गया है, एनुअल मीटिंग कब होनी है ग्राम सभा की, तो एनुअल मीटिंग होनी है कि इसमें जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ जब होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर प्रारंभ होगा, ग्राम सभा की वार्षिक बैठक अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम 3 महीना, तो कम से कम 3 महीने पहले आयोजित की जाती है। समझ में आया आप लोगों को। ग्राम सभा की यदि हम वार्षिक बैठक की बात करें तो बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, क्या लिखा हुआ है, एनुअल मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा कब होनी है कि नॉट लेस देन 3 months प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वार्षिक बैठक अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से, अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम 3 महीने पहले आयोजित की जाएगी और ग्राम पंचायत ऐसी बैठक के समक्ष रखेगी। क्या रखेगी, क्या रखती है ऐसी पंचायत, ऐसी बैठक के समक्ष, तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि ग्राम पंचायत ऐसी बैठक के समक्ष कौन कौन से मुद्दे रखेगी। खातों का वार्षिक विवरण, क्या रखते हैं ये, खातों का वार्षिक विवरण। फिर क्या है, पिछले वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट। फिर क्या है, अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यों का विकास और अन्य कार्यक्रम। द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। फिर क्या है, द रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पिछले वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वार्षिक विवरण, वार्षिक विवरण, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, खातों का वार्षिक विवरण, फिर प्रशासन की रिपोर्ट। फिर क्या रखेंगे ये, विकास और अन्य कार्य रख रहे हैं, डेवलपमेंट एंड अदर प्रोग्राम ऑफ द वर्क प्रपोज्ड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। पहली बात तो पिछले वित्तीय वर्ष का प्रशासन रख दिए की रिपोर्ट रखें, अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्य रख दिए हैं, और क्या लिखें, वार्षिक विवरण भी लिखें, यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब तो आ गया, इसमें प्रेजेंट वाला आ गया, तो वार्षिक विवरण, खातों का वार्षिक विवरण। फिर पास्ट की यदि आप बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट हो गई। यदि हम अगले की बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि अगले वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित कार्यों का विकास एवं अन्य कार्यक्रम। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है, द लास्ट ऑडिट नोट एंड रिप्लाईज इफ एनी देयर टू, अंतिम लेखा परीक्षा नोट, और क्या रखते हैं, तो अंतिम लेखा परीक्षा नोट रखते हैं, द लास्ट ऑडिट नोट रखा जाता है। ठीक है, फिर क्या है, द एनुअल बजट एंड एनुअल प्लान फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट और वार्षिक योजना, वार्षिक बजट और वार्षिक योजना, ग्राम पंचायत के अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक बजट और वार्षिक योजना तैयार करके रखा जाता है। फिर क्या आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं कि 2 के ए में आ जाइए, क में आ जाइए। क्या लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत ऐसे मामलों को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी जिन्हें ऐसी बैठक के, क्या करते हैं, ग्राम पंचायत ऐसे मामलों को ग्राम सभा के समक्ष रखेगी जिन्हें ऐसी बैठक के समक्ष जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर या इस निमित्त प्राधिकारी कोई अधिकारी रखने की अपेक्षा न करें। क्या लिखा हुआ है, द ग्राम पंचायत शाल प्लेस सच मैटर्स बिफोर द ग्राम सभा, ग्राम पंचायत रख रहे हैं ना ग्राम सभा के सामने, तो बिल्कुल क्या लिखा है, ग्राम पंचायत शाल प्लेस सच मैटर बिफोर द ग्राम सभा विच द जनपद पंचायत, जिला पंचायत, द कलेक्टर और एनी ऑफिसर
authorized in this behalf may require to placed before such meetings. ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत ऐसे मामलों को कहाँ रख रहे, ग्राम सभा के समक्ष, और वो क्या करें, जिन्हें ऐसी बैठक के समक्ष जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर या उस निमित्त प्राधिकारी कोई अधिकारी रखने की अपेक्षा करें. जैसा रख रहे हैं ग्राम पंचायत तो इतनी चीजें तो अपने से रख रहे हैं, फिर यदि कोई मांग रहा है, कौन मांग रहा है, जैसे कि जनपद पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गया, और कलेक्टर या फिर कोई भी निमित्त प्राधिकारी है, यानी कि बिल्कुल ऑथराइज किया गया है किसी ऑफिसर को इस कार्य हेतु, तो वो भी क्या बोल सकते हैं, लाइए ये वाला रिपोर्ट रखिए तो हम देखें तो आपकी रिपोर्ट को, बस वही बताया गया. ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ग्राम पंचायत इस धारा के तहत अपने समक्ष मामलों के संबंध में ग्राम सभा द्वारा की गई सिफारिशों यदि कोई हो तो क्रियान्वित करेंगे. अब रख दिए ग्राम पंचायत, रख दी ग्राम सभा के सामने. अब क्या किया जा रहा है, ग्राम पंचायत शाल कैरी आउट द रिकमेंडेशन इफ एनी मेड बाय द ग्राम सभा. ग्राम पंचायत ने सभी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया ग्राम सभा के सामने. फिर अब ग्राम सभा यदि किसी भी तरीके से सुझाव दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आप इस तरीके से सुधार कर लीजिए और उसके बाद में कोई कार्य कीजिए, तो ग्राम पंचायत बिल्कुल इनके सुझावों को स्वीकार करती है. और क्या किया जाता है, सभी सुझाव एवं सिफारिशों को सुझाव जो दिया जाता है ग्राम सभा के द्वारा, तो ग्राम पंचायत का अब ये कार्य है कि उसका क्रियान्वयन होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमने ये रिपोर्ट बनाई, हमने आपके सामने प्रस्तुत की, आपने विचार विमर्श किया, क्योंकि बैठक हुई थी. अब उसके बाद में आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, हम अब उसको उसी तरीके से कार्यान्वित करने के लिए भी तैयार हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया है, हमने सेक्शन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे. लेकिन नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले यदि क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचते रहें. साथ में आपको छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का पूरा कंप्लीट कोर्स यूट्यूब में फ्री करवाया जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ भी ज़रूर लीजिए. तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे. नेक्स्ट सेशन तक के लिए optimistic learning. Thank you for the session.